वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम कस्टम फॉर्मेट को समझेंगे। प्रीवियस टू लेक्चर से हम कस्टम फॉर्मेटिंग ही कर रहे हैं। प्रीवियस टू लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि एक्चुअल में जो नंबर फॉर्मेट होता है वो 4 सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन 1 में जो हम फॉर्मेट कोड लिखते हैं वो पॉजिटिव नंबर्स पर, सेक्शन 2 में जो हम कोड लिखते हैं वो नेगेटिव नंबर्स पर, सेक्शन 3 जो है वो 0 पर और सेक्शन 4 टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। साथ ही साथ मैंने आपको 4 प्लेस होल्डर्स के बारे में भी बताया था, हैश, जीरो, क्वेश्चन मार्क और साथ ही साथ एट द रेट। ये चार के चार सिंबल्स प्लेस होल्डर्स हैं, जिनमें से जो पहले तीन हैं, जो जीरो है, हैश है और क्वेश्चन मार्क है, ये डिजिट प्लेस होल्डर्स हैं और एट द रेट का जो सिंबल है वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर के रूप में काम करता है। इनके अलावा भी एम एस एक्सेल में बहुत से सिंबल्स हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आप डायरेक्टली इस लेक्चर पर आ गए हैं और प्रीवियस के 2 लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उनको देखिए। उनको देखने के बाद इस लेक्चर पर आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में समझ लगेगी। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गए हैं। जब मैंने कस्टम फॉर्मेटिंग को आपको पढ़ाना शुरू किया था ना, फर्स्ट लेक्चर में ही, तो मैंने ये कोड आपके सामने लिख दिया था। ऐसे ही रैंडम कोड मैंने उठा लिया था और आपके सामने यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया था। और मैंने आपको पूछा था क्या ये कोड आपको समझ लग रहा है, तो आपको ये कोड बिल्कुल समझ नहीं लग रहा होगा। कारण ये क्योंकि इसके अंदर जो सिंबल्स लिखे हैं, ये सिंबल्स यहाँ पर क्या काम करते हैं आपको ये नहीं पता। ये जो सेमीकोलन लगा है इन 4 सेक्शंस को एक दूसरे से अलग कर रहा है। ठीक है, तो ये सेमीकोलन से अलग हो रहे हैं और ये 4 सेक्शंस हैं। इन सेक्शंस को लिखने के लिए हमें अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो एट द रेट का सिंबल है, ये जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है और ये जो जीरो है और ये जो हैश है, इसको तो आप अब पहचानते हैं क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर में ही आपको बताए थे। आज हम कुछ और सिंबल्स के बारे में बात करेंगे जो इस कोड में हमें नज़र भी आ रहे हैं और जो इस कोड में नहीं है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा आज नंबर 1 में, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा सिंबल के बारे में आज मैं बात करूंगा। मैं इसको थोड़ा सा, इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी हो। तो कॉमा जो है वो आमतौर पर हम इस तरह से डालते हैं, ये ठीक है। तो मैं यहाँ पर स्पेस डालकर कॉमा यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, ठीक है जी। अब ये कॉमा यहाँ पर क्या करता है इस कस्टम फॉर्मेट के अंदर, कॉमा का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। कॉमा जो है वो एक 1000 सेपरेटर के रूप में काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा 1000। मैं यहाँ पर 1000 लिखने के बाद कंट्रोल और 1 को इकट्ठा प्रेस करूंगा, उसके बाद कस्टम पर जाऊंगा, यहाँ से जो जनरल लिखा है इसको मैं हटा दूंगा और मैं यहाँ पर हैश कॉमा हैश लिख दूंगा। अब ये हैश क्या है, कॉमा हैश मैंने क्यों डाला, इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं हैश क्या काम करता है ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर में उसे जाकर देखें। मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट्स छोड़ने के बाद इसने कॉमा लगा दिया है। ये नहीं है कि इसने 3 जीरोस छोड़ी है, इसने एक्चुअल में 3 डिजिट्स छोड़े हैं। मैं यहाँ पर लिख के आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 डिजिट राइट साइड पर छोड़ता है और कॉमा लगाता है। इसका मतलब ये है कि ये 1000 सेपरेटर की तरह एक्ट करता है। अब मैं यहाँ पर थोड़े से डिजिट्स बढ़ा लेता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि 3 डिजिट्स छोड़ने के बाद कॉमा लगाता है, फिर 3 डिजिट छोड़ने के बाद कॉमा लगाता है, फिर उसके बाद कॉमा लगाता है। ठीक है, तो ये लगातार ऐसे ही करता रहेगा। तो क्या एम एस एक्सेल के अंदर जब हम कस्टम फॉर्मेट लिखते हैं ये सिर्फ 1000 सेपरेटर की तरह ही एक्ट करता है? बिल्कुल नहीं, इसका और भी काम है। वो काम क्या है, ये ना स्केल करने के काम आता है। जो भी आप डेटा लिखते हैं उस डेटा को, मैं न्यूमेरिक डेटा की बात कर रहा हूँ, उसको स्केल करने के काम आता है, थाउजेंड्स में, मिलियंस में और बिलियंस में। अब ये काम ये कैसे करता है, देखिए यहाँ पर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हटाने के बाद मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट 1000 कर देता हूँ। मान लीजिए 1000 लिखने के बाद मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ। यहाँ पर मुझे क्या करना है, हैश लगाकर कॉमा लगाना है, लेकिन उसके बाद हैश नहीं लिखना है। जब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ क्या बना, 3 जीरो इसने उड़ा ही दी। पहले 3 जीरो के बाद क्या लगाता था, कॉमा लगाता था। जब मैं जीरोज कहता हूँ ना तो आप न्यूमेरिक डिजिट समझा करें, ये ना उसको फिक्स मत हो जाए कि मैं उसी कॉमा की बात ही कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर कोई लिखूंगा तो ये उसको 1 कर देगा। जैसे मैंने ये लिखा, एंटर प्रेस किया तो इसने इसको 7 कर दिया। क्यों किया, ये उसको राउंड ऑफ कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने 6758 लिखा था ना, आप 6158 करके देखें जरा, एंटर प्रेस करें तो ये उसको 6 कर रहा है। अगर आपने 6879 लिखा
तो ये उसको 7 करेगा, तो ये राउंड ऑफ करके लिख रहा है। मैंने यहाँ पर 1000 लिखा था तो इसने इसको राउंड ऑफ करके 1 कर दिया। अब ये जो 1 है ना, एक्चुअल में ये 1000 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 3 और 3 6 जीरो लगा देता हूँ। 1 के साथ मैंने 6 जीरोज लगाई हैं। ये 1 के साथ जो मैंने 6 जीरोज लगाई हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10 लाख क्या होता है? 10 लाख 1 मिलियन होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाकर कस्टम में जाकर इसको काट कर हैश लिखूँगा और एक कोमा डालने की बजाय मैं अब 2 कोमास डालूंगा। 2 कोमास क्या करेंगे? 2 कोमास 6 जीरो को काट देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये जो 1 है ना, ये देखो यहाँ पर पूरी वैल्यू इसकी दिख रही है। ये जो 1 है ना, ये एक्चुअल में 1 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1000 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं फिर से यहाँ पर 1 लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं 9 जीरोज इसके साथ लगा देता हूँ। ये अब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 बिलियन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक करता हूँ, इसको काट देता हूँ, हैश लगाता हूँ और 1 2 और 3 जीरोज कॉमाज लगा देता हूँ। जैसे जैसे मैं कॉमा लगाता हूँ वैसे वैसे जो जीरोज हैं कॉमा के कॉरस्पॉन्डिंग वो उड़ रही हैं, यानी गायब हो रही हैं, इनविजिबल हो रही हैं। ओके पे क्लिक करें तो ये जो 1 है ना, ये 1 जो है 1 बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर क्योंकि ये 1000 है, 45,000 लिखें ज़रा, एंटर प्रेस करें तो 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 25 लिखें, 3 जीरोज इसके साथ डालें, 1 जीरो और डालें, तो ये क्या है? ये 3 मिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, कितने डिजिट्स आपको डालने हैं? 10 डिजिट्स डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये डालेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 8 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप एक डिजिट यहाँ पर बढ़ा दें, जैसे आप यहाँ पर 7 लिख दें, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 79 बिलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप कहेंगे सर रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन यहाँ ना तो इसके पीछे आपने के लगाया, क्योंकि पीछे अगर के लगाएंगे 45 के तभी तो 45,000 बनेगा। इसके पीछे अगर 3 के पीछे साथ में अगर हम एम लगा देंगे तभी तो पता चलेगा ये 3 बिलियन है। और यहाँ पर अगर मैं इसके पीछे बी लगा दूंगा तभी तो पता लगेगा ये बिलियन है। वो तो आपने किया नहीं। देखिए स्केलिंग तो ये करता है, ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि कॉमा लगाने से ये 3 जीरो को उड़ा देता है। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके साथ बी, इसके साथ एम और इसके साथ सॉरी इसके साथ हमें के, इसके साथ एम और इसके साथ बी लगाना है। अब वो कैसे पॉसिबल होता है? सेकंड सिंबल पर आए, वो सेकंड सिंबल है बैक स्लैश। ठीक है, ये बैक स्लैश हम लगाएंगे, उससे ये हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर आता हूं। यहां पर आने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैंने हैश लगाया, हैश लगाने के बाद मैंने कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बैक स्लैश का सिंबल लगाऊंगा। बैक स्लैश का सिंबल लगाने के बाद मैं यहां पर के लिख दूंगा। के लिखने के बाद ये देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 45,000 बन गया। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएंगे और बैक स्लैश लगाएंगे और यहाँ पर एम लगा देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 3 मिलियन बन गया। यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आए, बैक स्लैश लगाएं, बैक स्लैश लगाने के बाद आप यहाँ पर बी लगाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये 79 बिलियन बन गया। तो अब आप पूछेंगे सर एक्चुअल में ये तो आपने बड़ा अच्छा बना दिया, के एम और बी लगा दिया, लेकिन एक्चुअल में मुझे बैकस्लैश के बारे में और भी कुछ बताएं। देखिए बैकस्लैश है ना, जो ये एस्केप करेक्टर की तरह काम करता है। बैकस्लैश डालने के बाद आप जो भी करेक्टर लिखेंगे वो करेक्टर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चाहे वो करेक्टर कोई रिजर्व्ड करेक्टर ही क्यों ना हो। जैसे हैश, क्या आप हैश को प्रिंट होते देखा है आपने कभी? हैश कोमा हैश लिखने से क्या हैश प्रिंट होता है? नहीं होता। लेकिन एक्चुअल में मान लीजिए मैं हैश को प्रिंट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? चलिए यहाँ पे इस सेल में देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद कस्टम में चलते हैं, यहाँ पर इसको काट देते हैं, इसको यहाँ से इसको काट दें ज़रा। काटने के बाद यहाँ पर आप लिखें हैश, हैश लिखने के बाद आप बैक स्लैश डालें, बैक स्लैश डालने के बाद आप फिर से हैश डालें, ओके पे क्लिक करें। अब यहाँ पर 5 लिखें, क्या आया? 5 हैश आया। इसी तरह से
आप कोई भी पर्टिकुलर सिंबल जो कि एज ए प्लेस होल्डर या इसलिए यूज होता है कि वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता, जैसे एस्ट्रिक का साइन है वो एज इट इज प्रिंट नहीं होता, उसका एक पर्पज है, वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 5 के साथ हैश लग गया। तो आप कहेंगे सर ये भी कोई रिजर्व वर्ड है, यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं जरा। नहीं, ये देखिए उसने खुद बैक स्लैश जो मैंने लगाया था उसने वो बैक स्लैश खुद ही हटा दिया, जरूरत ही नहीं थी। चलिए, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस है, आप बैक स्लैश लगाया करें। यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर क्लिक करें, ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? इसलिए क्योंकि ये जो एम है ना, ये मंथ के रूप में भी यूज हो सकता है, ये मिनट्स के लिए भी यूज हो सकता है। तो इसलिए हमें एम के साथ बैक स्लैश जो है वो लगाना चाहिए। अब मैं यहाँ से बैक स्लैश काट के देख लेता हूँ, हटा देता हूँ, ओके पे क्लिक करें, साथ ही साथ एरर दे देगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस क्या है? अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसके साथ बैक स्लैश लगाएं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने एन लिख दिया, क्या वो एन भी साथ में प्रिंट होगा? ओके पे क्लिक करें। जी बिल्कुल प्रिंट नहीं होगा। कारण यह है कि बैकस्लैश लगाने पर आप सिर्फ एक ही वर्ड को प्रिंट कर सकते हैं, एक से ज्यादा को नहीं प्रिंट कर सकते। इसको कैंसिल कर दें, इसको आप यहाँ पर यहाँ से एन को हटा दें, ओके पर क्लिक कर दें, यहाँ पर सॉरी यहाँ से हटाएं, कैंसिल पे क्लिक कर दें, एम पहले ही लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैकस्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बैकस्लैश का कोई पर्पज है तो क्या फॉरवर्ड स्लैश का भी है? तो जी हाँ बिल्कुल है। यहाँ पर हम 3 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, ये मैंने फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया। अब फॉरवर्ड स्लैश की एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर देके बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिख लें, जैसे 0.25 मैंने लिख ली, इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर आए, या कस्टम में आए, इसको यहाँ से काट दें और यहाँ पर लिखें हैश, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, फिर से हैश। आप समझ गए होंगे 1/4, यानी जो फॉरवर्ड स्लैश है ये क्या करती है? ये फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है जी, तो ये फॉरवर्ड स्लैश का भी हमें पता चल गया। अब हम फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ है डबल कोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कभी भी आप न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल हमेशा कीजिए, या किसी भी वैल्यू को आप एज इट इज प्रिंट कराना चाहते हैं तब इसका इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए उस डेटा, मान लीजिए 4 किलोग्राम्स, मुझे हर वैल्यू के पीछे किलोग्राम लिखना है, या मुझे हर वैल्यू के पीछे आइटम्स लिखना है, मुझे हर वैल्यू के पीछे लीटर्स लिखना है, मुझे हर वैल्यू के पीछे किलोमीटर्स लिखना है। उस केस में आप डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर किसी भी वैल्यू को अगर आप एज इट इज प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही थी बैक स्लैश के लिए, क्योंकि बैक स्लैश एक करेक्टर के लिए काम करता है, ये स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर्स के लिए काम करता है, पूरी की पूरी लाइन आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वैल्यू लिखता हूँ 4, ये मैंने 4 वैल्यू यहाँ पर लिख ली। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कस्टम पे क्लिक करता हूँ, जनरल को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ हैश। हैश लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर डबल कोट्स का इस्तेमाल करूँगा। डबल कोट्स का इस्तेमाल करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा केजी। अगर आप स्पेस डालना चाहते हैं तो स्पेस डालकर भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया, ओके पे क्लिक किया तो ये आया 4 किलोग्राम्स। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आ सकते हैं, हैश नहीं लिखना तो आप 0.00 भी लिख सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो 4.00 केजी। अगर मैं 56 लिखूंगा यहाँ पर तो ये आ जाएगा 56.00 केजी। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डबल कोट्स का। ठीक है जी, तो इसकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी। अब हम 5th पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर मैं 5 लिखता हूँ और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सिंबल है ये अंडरस्कोर। अंडरस्कोर की बात करेंगे। अंडरस्कोर यहाँ काम आता है इंडेंटेशन के। इंडेंटेशन के बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है तो मैंने इंडेंटेशन पर बहुत डिटेल में समझाया है, जब हमने अलाइनमेंट का टॉपिक किया था, वहां से आप इंडेंटेशन के बारे में जान सकते हैं। अंडरस्कोर इंडेंटेशन के काम आता है। इंडेंटेशन का मतलब है कि हम दो तरह से बेसिकली इंडेंट करते हैं, लेफ्ट इंडेंट करते हैं और यहाँ राइट इंडेंट करते हैं। तो अगर मान लीजिए मेरा डेटा, जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डेटा ले लूँ, ये मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिखा तो ये किस साइड पर है? लेफ्ट साइड पर है। मुझे इसको लेफ्ट के बॉर्डर से दूर करना है। लेफ्ट के बॉर्डर से दूर करना है यानी मैं लेफ्ट इंडेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, ये किस साइड पर? राइट साइड पर है। मैं इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना चाहता हूँ, राइट के बॉर्डर से दूर लेके जाना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं राइट इंडेंट कर रहा हूँ। अब राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट दोनों के लिए क्या अंडरस्कोर ही यूज होगा? बिल्कुल अंडरस्कोर ही यूज होगा विद पैरेंथेसिस। अगर आप ये सिंबल डालते हैं, ये सिंबल है लेफ्ट इंडेंट के लिए, यहाँ पर लिखें लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, एंटर प्रेस करें।
यहाँ पर आएँ और यहाँ पर अगर आप इस तरह से डालना अंडरस्कोर ही है पहले, अंडरस्कोर डालने के बाद अगर आप इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, इस पैरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप राइट इंडेंट करना चाहते हैं। ठीक है जी, RIGHT, ठीक, राइट इंडेंट करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं? राइट इंडेंट करना चाहते हैं। तो ये राइट इंडेंट के लिए, ये लेफ्ट इंडेंट के लिए। अब आप बोलेंगे सर अंडरस्कोर की बात करके साथ पैरेंथेसिस भी लगा दिए। जी हाँ बिल्कुल। अब दरअसल ये अंडरस्कोर करता क्या है, अंडरस्कोर लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के काम आता है। लेकिन ये जो आप पैरेंथेसिस देख रहे हैं ना, ये इसी के साथ आमतौर पर यूज होता है। अदरवाइज अगर आप कोई एक करेक्टर लगाएंगे तो उस करेक्टर के साथ भी यूज हो जाता है। ठीक है, वो उतनी स्पेस छोड़ देगा जितनी वो करेक्टर वो स्पेस लेता है। नॉर्मली ये पैरेंथेसिस के साथ ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मैं आपको राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट इसकी हेल्प से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई भी सेल हम सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये सेल सिलेक्ट कर लिया। ये सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद कस्टम में आते हैं, कस्टम में आने के बाद जनरल को काट देते हैं। साथ ही साथ आप देखते जाइएगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है मेरी, इस पॉजिटिव वैल्यू को, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू को मैं क्या करना चाहता हूँ, राइट इंडेंट करना चाहता हूँ। अगर आप किसी वैल्यू को राइट इंडेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम लिखें क्या, पॉजिटिव वैल्यू 0.00 की फॉर्म में आए, मैं ये चाहता हूँ। उसके बाद मुझे उसको इंडेंट करना है। कौन सा इंडेंट होगा, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे आ रही है, इसलिए राइट इंडेंट होगी। राइट इंडेंट करने के लिए अंडरस्कोर लगाऊंगा और साथ में ये वाला पैरेंथेसिस लगा दूंगा और साथ में सेमीकोलन लगा दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे नेगेटिव नंबर लगाना है। नेगेटिव नंबर लगाना है तो नेगेटिव का साइन साथ में लगाना पड़ेगा, 0 लगा दीजिए। उसके बाद इसको भी मुझे ऐसे ही करना है, ये देखिए मैंने कर दिया ऐसे ही। सेमीकोलन लगाएं। सेमीकोलन लगाने के बाद मुझे 0 के साथ किसी तरह का कुछ भी, मान लीजिए मुझे इंडेंटेशन नहीं करनी है, फिर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ। अब मेरा क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट को मुझे लेफ्ट इंडेंट करना है। लेफ्ट इंडेंट करने के लिए यहाँ से अंडरस्कोर लगाऊंगा, अंडरस्कोर लगाने के बाद ब्रैकेट लगाऊंगा, ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पर @ का सिंबल लगा दूंगा। @ जो होता है टेक्स्ट प्लेस होल्डर होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। ये मैंने सारी जो कोडिंग थी यहाँ पर कर दी, ओके पे क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर 5 लिखता हूँ, 5.0 आ गया। चलिए अब मैं यहाँ पर नॉर्मल नीचे 5.00 लिखूंगा, अकेला 5 आएगा, 0.0 नहीं लगेगा। यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ इंक्रीज। इस 5.0 में और इस 5.0 में डिफरेंस देख रहे हैं, ये राइट बॉर्डर के साथ लगा हुआ है, ये राइट बॉर्डर से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया मैंने इसको लेफ्ट इंडेंट किया है। अब देखते हैं और चीज़, यहाँ पर एंटर प्रेस करें और यहाँ पर आप 0.00 लिख लें। चलिए ये लिख के देखते हैं। 0.00 कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि 0 किस पे एप्लीकेबल है, थर्ड वाले पे। थर्ड सेक्शन 0 का होता है, उसको मैंने इंडेंट किया ही नहीं था। माइनस लगा के देखिए, -7 लिखें, एंटर प्रेस करें तो ये देखिए 7.00 लेफ्ट की तरफ जाता जा रहा है। अब मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे मैंने TEXT पूरा टेक्स्ट लिख दिया, एंटर प्रेस किया, तो ये जो मेरा पर्टिकुलर टेक्स्ट है किस साइड पर आता है, लेफ्ट साइड पर आता है, और लेफ्ट से ही अंदर को जा रहा है। यहाँ पर टेक्स्ट लिखें जरा, इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में फर्क देख पा रहे हैं, ये इंडेंटेशन हुआ हुआ टेक्स्ट है और ये कौन सा टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट जैसे हम लिखते हैं। तो इस तरह से हमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। जो 6 सिंबल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिंबल को हम एस्ट्रिक का साइन बोल देते हैं, ये इस तरह से डाला जाता है, एस्टेरिस्क ये बोलते हैं इसको। ठीक है जी, ये सिंबल है, इसका भी मैं इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, आप खुद समझ जाएंगे मैं क्या कर रहा हूँ। इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कस्टम में जाता हूँ, यहाँ पर इसको काट देता हूँ, हैश लगा देता हूँ। हैश लगाने के बाद स्टार लगा देता हूँ, स्टार लगाने के बाद प्लस का साइन लगा देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। यहाँ 5 लिख देता हूँ। 5 लिखने के बाद ये 5 के बाद ये प्लस प्लस क्या आने लग पड़ा भैया। यहाँ पर आए, यहाँ पर क्लिक करें, किया क्या है मैंने हैश लिखा। हैश क्या है, डिजिट प्लेस होल्डर है, 5 को उसने होल्ड कर लिया। फिर क्या है, स्टार, स्टार एस्ट्रिक है। एस्ट्रिक के साइन के बाद कोई भी सिंबल लगाओगे ना तो वो सिंबल भैया रिपीट होगा। यहाँ पर वो रिपीट हो रहा है, और कहाँ तक रिपीट होगा, जितनी सेल की विड्थ करते जाओगे रिपीट होता जाएगा। देखो खींचते रहो इसको, करते रहो रिपीट। ठीक है, चलिए अब मैं इसके साइज को थोड़ा सा घटा देता हूँ। बात यहाँ अभी खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पर दोबारा से क्लिक करें। दोबारा से क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये जो आपने स्टार लगाया है ना, इसको हटा दें। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर स्टार लगाएं, स्टार लगाएं ज़रा, ये देखिए। स्टार लगाने के बाद आप प्लस के साइन को ले लें, प्लस के साइन को लेने के बाद यहाँ पर हैश ले लें, ओके पे क्लिक करें।
अब देखिए, अब प्लस का साइन किधर आ रहा है, अब प्लस का साइन राइट साइड पर आ रहा है। प्लस लगा लें, इक्वल टू लगा लें, एट द रेट का सिंबल लगा लें, कोई भी पर्टिकुलर सिंबल लगा लें, आर लिख लें, ए लिख लें, बी लिख लें, किस चीज़ को भी आप रिपीट करना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। लेकिन एस्ट्रिक इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या? इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ पर 5 लिख लें, कोई भी नंबर लिख सकते हैं। अब ये जो है राइट लाइन है ना, राइट लाइन दिख रहा है आपको, मैं इसको एकदम से लेफ्ट लाइन कर दूंगा। कैसे? यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टम पर क्लिक करें, यहाँ पर इसको यहाँ से हटा दें। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा हैश, हैश लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा स्टार, स्टार बोल देता हूँ, एस्ट्रिक बोलते हैं इसको। उसके बाद मैं स्पेस को प्रेस करूंगा, स्पेस को प्रेस करने के बाद ओके पे क्लिक करूंगा, तो आप देखेंगे कि 5 जो है वो लेफ्ट साइड पर चला गया। आप पूछेंगे ये कैसे गया? तो भैया हमने स्पेस को प्रेस किया है, और स्पेस यहाँ एक बार थोड़ी डली है, जितना इसका साइज है उतनी बार स्पेस डली है। ठीक है, अब इसके साइज को बढ़ाओगे ना तो ये इधर ही रहेगा। ये क्या हुआ? ये अलाइन हो गया। किस डायरेक्शन में अलाइन हो गया? लेफ्ट साइड में अलाइन हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर टी लिखते हैं, कोई भी टेक्स्ट, मतलब ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो आता ही इसी डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन में है। इसको किस तरफ अलाइन करके दिखाऊं? राइट की तरफ अलाइन करके देखें। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, कस्टम पर क्लिक करते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ पर स्टार डालते हैं, स्पेस डालते हैं और एट द रेट का सिंबल डालते हैं। ओके पे क्लिक करते हैं, ये देखिए आ गया राइट साइड पर। आप लेफ्ट लाइन और राइट लाइन अलाइनमेंट ये जो हम यहाँ से करते थे, मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग से उसको करके दिखा दिया। चलिए 7th पे पहुंचते हैं। ठीक है, 7th में क्या है? अब मैं मान लीजिए कोई नंबर लिखता हूं, जैसे मैंने ये नंबर लिखा, ये नंबर लिखा। इस नंबर को क्या मैं साइंटिफिक फॉर्म को थोड़ा नंबर बड़ा ले लेते हैं, करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं इस नंबर को चाहूँ तो यहाँ से साइंटिफिक में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल चेंज कर सकता हूँ। ओरिजिनल नंबर क्या था ये, यहाँ से इसको कॉपी करके ना आप क्या करें, यहाँ पर पेस्ट कर दें ताकि अच्छे से चीज़ को समझने में मदद लगे। अब होता क्या है, कई बार आप ना जब कस्टम फॉर्मेट देखते हैं उसमें ई लिखा होता है, वो ई लिख के आपको घबराना नहीं है कि ये ई क्यों लिखा हुआ है। दरअसल वो साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप किसी नंबर को लिखना चाहते हैं और कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करके लिखना चाहते हैं, इसलिए वो ई लगा होता है। चलिए मैं आपको पहले इस मेथड से साइंटिफिक में चेंज करके दिखाता हूँ। साइंटिफिक में चेंज हो गया, ठीक है। अब आप क्या करना चाहते हैं? आप कस्टम मेथड से इसको साइंटिफिक में चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पर क्लिक करें। साइंटिफिक का मतलब समझ रहे हैं आप? ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आया, 1 2 3 4 और 5, 5 डिजिट्स ये लेफ्ट की तरफ पॉइंट शिफ्ट हुआ है, इसलिए यहाँ पर 05 लिखा है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, लेकिन अभी मैं आपको साइंटिफिक नोटेशन नहीं करवा रहा। अगर करवा रहा होता तो इसको डिटेल में समझाता। तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मुझे करना क्या है? अब मुझे यहाँ पर लिखना है 0.00। अब मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। 0.00 लिखने के बाद आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर ई लिखना है, कैपिटल ई। कैपिटल ई लिखने के बाद आपको प्लस का साइन डालना है। प्लस का साइन डालने के बाद आपको फिर से 00 लिखना है और ओके पे क्लिक कर देना है इन दोनों में कोई डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप साइंटिफिक नोटेशन को कस्टम फॉर्मेट के इस्तेमाल से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए और कुछ है इसमें और भी देख लेते हैं। हाँ, एक नॉर्मल है, परसेंटेज अगर आपको करनी है तो 0.25 आपके पास है। 0.25 मतलब कोई भी आप डेटा पॉइंट में लिखें, उसके बाद आप यहाँ पर जाएं, कस्टम में आएँ, इसको काट दें और 0.00 लिखने के बाद आप यहाँ पर परसेंटेज का 0.00 लिखने के बाद यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा दें। ओके पे क्लिक करें तो ये 25% हो गया। यहाँ पर 67 लिखें तो ये 67% हो गया। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सिंबल्स थे जिनका आपको जानना जो था बहुत ज़रूरी था, और मैंने एक एक को बहुत डिटेल में समझाया है। इसके अलावा भी कुछ सिंबल्स हैं, लेकिन वो सिंबल्स हम साथ साथ सीखते रहेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं। मैंने आपको क्या बोला था? मैंने आपको ये बोला था कि जब मैं लेक्चर को एंड करूँगा ना, तो आज 3rd डे है हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अब मुझे इसको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे। अगर अभी भी आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर आप एक बार लेक्चर को और देखें। फिर भी मैं आपके लिए आपको इस लेक्चर के अंदर ये समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे डॉलर का साइन क्यों है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना यहाँ पर कोई नंबर ले लेता हूँ 5। ये मैंने 5 ले लिया। 5 लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आकर ना, यहाँ पर अकाउंटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये क्या है? अकाउंटिंग। ये मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसके ऊपर इसको काउंटिंग में ले लिया।
डॉलर का साइन आ गया, 5.00 साथ में लग गया। अगर आप 5 नहीं लिखना चाहते, 67 लिखना चाहते हैं तो 67 भी आ जाएगा। अगर आप इस तरह से चाहते हैं तो इस तरह से भी आ जाएगा, मतलब नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कस्टम में जाएँ, सॉरी यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, इधर करने के बाद कस्टम पर क्लिक करते हैं। अब इस फॉर्मेट को ध्यान से देखिए, इस फॉर्मेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये यही फॉर्मेट है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब किसी नंबर को साइंटिफिक नंबर में चेंज किया जाता है तो उसका फॉर्मेट एक्चुअल में ये होता है, ये जो अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ। सबसे पहले अंडरस्कोर है और ब्रैकेट है। ये देखिए क्या किया जा रहा है, लेफ्ट इंडेंट किया जा रहा है। फिर डॉलर का साइन लगाइए, ये डॉलर का साइन लगा दिया गया है। फिर उसके बाद क्या है, स्टार है। स्टार के बाद क्या दी गई है, एस्ट्रिक है, सॉरी एस्ट्रिक के बाद क्या दी गई है, स्पेस दी गई है। तो मैंने आपको एस्ट्रिक के साथ साथ स्पेस का भी बता दिया। अब स्पेस क्या होगी, स्पेस अपने आप को रिपीट करेगी। किस किस के बीच में रिपीट करेगी, इस नंबर के और इसके बीच में। ये स्पेस कम नहीं हो सकती, ये देखो स्पेस बढ़ती जाएगी क्योंकि एस्ट्रिक के बाद स्पेस लगाई गई है, इसलिए इन दोनों के बीच में स्पेस बढ़ती रहेगी। उसके बाद क्या है, हैश कॉमा हैश हैश 0.00। उसके बाद क्या है, हैश क्या है, डिजिट प्लेस होल्डर है। तो डिजिट प्लेस होल्डर लगाया, 0.00 लगाया, इसका मतलब है पॉइंट के बाद 2 जीरोज यहाँ पर आएंगी। चलिए आगे देखते हैं। ये ना कॉमा जो है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर आए तो ये सॉरी ये इस पे ये वापस ही आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद क्या है, ये अंडरस्कोर लगाया है और ये यहाँ पर लगाया है, तो ये क्या है, लेफ्ट इंडेंट है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई नेगेटिव वैल्यू भी एंटर करेंगे तो लेफ्ट इंडेंट आपको मिलेगा ही। ठीक है, फिर हैश कोमा हैश हैश 0.00। हैश कोमा हैश किसके लिए है, ये नंबर्स के लिए है, और 0.0 किसके लिए है, ये जो 0.00 पीछे लगा है ये उसके लिए है। फिर सेमी कॉलन, फिर उसके बाद फिर से डॉलर का साइन, फिर उसके बाद स्टार, फिर स्पेस। स्पेस देने के बाद इन्होंने ये छोटी सी लाइन लगाई है, कहते स्पेस देने के बाद स्टार के बाद स्पेस है, स्टार के बाद ये छोटी सी लाइन नहीं लगाई। ये पता क्यों है, मैंने आपको पहले जब अकाउंटिंग समझाई थी तब करवाया था। जीरो लिख के देखो, जीरो लिखोगे ना तो यहाँ पर ये लाइन लगा देगा, जीरो नहीं लिखेगा। ये लाइन डबल कोट्स में लगाई है और ये लाइन यहाँ पर अपीयर हो रही है। उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क लगाए हैं विजुअल अलाइनमेंट के लिए, ये मैंने आपको बताया था। और ये जो अंडरस्कोर और ये ब्रैकेट है ये किसके लिए यूज़ होती है, ये राइट इंडेंट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, ये क्या है, ये टेक्स्ट वैल्यू के लिए है। अंडरस्कोर लगाया, अंडरस्कोर लगाने के बाद ये वाली ब्रैकेट लगाई, ये किसके लिए है, लेफ्ट इंडेंट के लिए है। ये किसके लिए है, राइट इंडेंट के लिए है। और बीच में क्या है, टेक्स्ट वैल्यू का प्लेस होल्डर है। आमतौर पर हम यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू की ज़रूरत ही नहीं हमें पड़ती। ये देखो ये यहाँ से लेफ्ट इंडेंट हो रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट दोनों हो रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि ये सिंबल आपको समझ लग गया होगा। अगर ये सिंबल आपको समझ लग गया है ना, ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको समझ लग गया है, तो यहाँ पर आएँ और ये जो पर्टिकुलर फॉर्मेट्स आप देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे फॉर्मेट्स डेट और टाइम के मैं भी आपको करवाऊंगा, अभी करवाए नहीं है। ये फॉर्मेट्स सारे आपके लिए अब कोई मायने नहीं रखते, यू विल क्रैक ऑल। आप इनको कॉपी करो और समझो आसानी से, बड़े आराम से ये आपको समझ लग जाएंगे और आपके बहुत से पर्पसेस सॉल्व होंगे। अभी ना मैंने आपको 3-4 चीज़ें और करवानी है। एक तो मैंने यहाँ पर इसको आप ब्रैकेट को बंद करें, ये ब्रैकेट नहीं करवाई। ये ब्रैकेट एक तो कलर्स के लिए यूज़ होती है, साथ ही साथ कंडीशनल कस्टम फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होती है। साथ ही साथ मुझे आपको टाइम और डेट के बारे में भी बताना है, वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको बताऊंगा। तो अभी ये जो पर्टिकुलर ब्रैकेट है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। बताऊंगा कि कैसे आप कलर कोडिंग कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके कस्टम फॉर्मेट का। उसके बाद फिर मैं आपको डेट एंड टाइम कस्टम फॉर्मेट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही। मुझे पूरा आपका पूरा यकीन है कि आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।